नमस्कार। पिछले 2 व्याख्यान में हमने प्रेमचंद की कहानी ठाकुर का कुआं की जो मूल संवेदना है कि सामाजिक न्याय की मांग करती ये कहानी है, और आज इस व्याख्यान में हम उस कहानी को पूरी करने का प्रयास करेंगे। अभी तक हमने देखा कि प्रेमचंद ठाकुर का कुआं में एक तरफ दलितों की दुर्दशा का चित्रण करते हैं, तो दूसरी तरफ वो ठाकुर द्वारे का व्यंग्यात्मक चित्र भी पाठकों के सामने प्रस्तुत करते हैं। गंगी अपनी बस्ती से चल कर के स्वर्ण बस्ती में पहुंच गई और कुएं की जगत के पास छिप करके बैठ गई है, इस ताक में कि कब उसे वो अवसर मिले कि वो मटकी भर पानी उस कुएं से लेकर के अपने प्यासे पति को पिला सके। और दूसरी तरफ का दृश्य ये है कि भोजन के बाद खाट पर बैठे ठाकुर और उनके चमचे गप लड़ा रहे हैं। लेखक यहाँ संकेत करता है कि मैदानी बहादुरी का तो अब समय रहा नहीं, अब ये सुरमा हैं, ये कागजी बाग बनकर रह गए हैं, और इन कागजी बागों को जो उखाड़ फेंकने की जो तैयारी है, विशेष तौर से जो मनोगत तैयारी है, वो तैयारी गंगी और जोखू की नहीं हो पाई है। वे अभी संगठित होकर के ऐसा कोई अभ्यास आरंभ कर पाने में सक्षम नहीं हुए। हम ये कह सकते हैं कि उन्हें अभी वो सही नेतृत्व नहीं मिला है। वे गांधी के नेक इरादे या प्रेमचंद की सहानुभूति और सर्वहारा क्रांति के अर्थ को समझे भी तो कैसे समझे, क्योंकि इन्हें समझने के लिए जिस शिक्षा की आवश्यकता होती है, अंबेडकर सबसे पहले शिक्षा की बात करते हैं, उस शिक्षा से इन सब का दूर दूर तक कोई नाता यहाँ नहीं है। और इसीलिए प्रेमचंद उन्हें निपट निरक्षर दिखाते हैं। जैसे ठाकुर की कुएं से पानी लेना वर्जित था, उसी तरीके से गंगी और जोखू और उनकी संतानों का विद्यालय में प्रवेश भी वर्जित था। और ये मनुस्मृति का विधान है कि शूद्र के कान में गलती से भी वेद मंत्र पड़ जाए तो उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल देना चाहिए। और ये वर्जनाएं या ये निषिद्धियां हैं, ये हमारे धर्मशास्त्रों में भरी पड़ी है। ठाकुर के कुएं की जगत की तरह मूर्त पथरीली चट्टान बनकर ये वर्जनाएं हमारे सामने हैं। और इस भय और आतंक के माहौल के बीच भी गंगी को अपने प्यासे और बीमार पति की याद आती है, जो बदबू भरे पानी के लोटे को लेकर बैठा होगा और साफ पानी और गंगी का इंतजार कर रहा होगा। गंगी पानी भर तो लेती, लेकिन उसकी चेतना में रोज रोज के जो उसके अनुभव है, जो अनुभव उसने इस सामाजिक संरचना से अर्जित किए हैं, वो अनुभव उसके सामने तैरते लगे और उसके मन में क्रोध और घृणा पैदा हो जाती है। ये उसके अचेतन के विचार तत्व है, जिन्हें एक क्रांतिकारी सांगठनिक चेतना से उन्हें मूर्त रूप दिया जा सकता है। यहाँ गांधी जी का दया, दान और सेवा हरिजनों को सांत्वना दे रहे थे, तो प्रेमचंद अपनी कहानियों के माध्यम से, इन कहानियों के माध्यम से वो चाहते थे कि राजनीतिक चेतना का उत्पन्न होना इन सब में बहुत जरूरी है। क्योंकि गंगी का जो अनुभव है, वो अनुभव इतना परिपक्व और वस्तुपरक है कि उसे क्रांति की दिशा में मोड़ा जा सकता है। ये केवल गंगी का अनुभव नहीं है, पूरे दलित समाज का अनुभव है। और वो सौगत जो चिंतन करती है, जो सोचती है, तो उसकी सोच में जो स्वर्ण वर्ग है, उस स्वर्ण वर्ग की नीचताओं की जो सामान्य सूची है, वो सूची उसके मन में स्वतः ही बनने लगती है। और उसका सौगत कथन है, वो सौगत कथन इन्हीं नीचताओं को चिन्हित करता हुआ प्रेमचंद रेखांकित करते हैं कि अभी इस ठाकुर ने तो उस दिन बेचारे गडरिये की भेड़ को चुरा ली थी, इन्हीं पंडित जी के घर 12 मासों जुआ चलता रहता है। यही साहू जी तो है जो घी में तेल मिलाकर बेचते हैं, काम करा लेते हैं, मगर मजदूरी देते हुए नानी मरती है। किस बात में हमसे ऊंचे हैं, किस बात में हमसे श्रेष्ठ हैं। तो यहाँ जो ऊंच नीच का भेद है, उस भेद को ध्वस्त करती गंगी की ये सोच है। इस सोच को यहाँ ठाकुर का कुआं कहानी में प्रेमचंद पाठकों के सामने लेकर के आते हैं और ये बतलाते हैं कि जो निम्न वर्ग है, जो दलित वर्ग है, उन्हें अपनी परिस्थितियों की पूरी जानकारी है
मनुष्य का मनुष्य के द्वारा जो शोषण है और उस शोषण को सही साबित करने के लिए जो सिद्धांत गढ़े गए हैं, उन गढ़े हुए सिद्धांतों की जो मिथ्यात्व है उसको गंगी भली भांति जानती है, लेकिन फिर भी इस सामाजिक संरचना में वो भयभीत है। वो क्यों भयभीत है? क्योंकि वह इस कुचक्र को तोड़ना नहीं जानती, और इस कुचक्र को तोड़ने के लिए जो सांगठनिक प्रयास होने चाहिए, उन प्रयासों की चेतना उनमें नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पूरा का पूरा वर्ग है वो भरा हुआ है। और इसी बीच इंतजार करती हुई गंगी कोई पदचाप सुनती है, उसकी छाती है, उसकी धड़कनें हैं, दिल की धड़कनें वो अपने आप बढ़ जाती है, और जरा जरा सी बात पर दंडित किए गए गांव के जो लोग हैं वो लोग उसकी नज़रों के सामने तैरने लगते हैं। महंगू का खून से लथपथ चेहरा उसे याद आता है। तभी ठाकुर के घर की दो औरतें कुएं की जगत पर पानी भरने आई, और दोनों की बातचीत को सुनकर गंगी को ये लगा कि वे भी उसी तरह उत्पीड़ित है जिस तरह गंगी उत्पीड़ित है, और वे स्वर्णों की विवाहित भले ही हो, लेकिन उनकी हैसियत घर में दासी से अधिक कुछ नहीं है। और ऐसे संदर्भ में प्रेमचंद कहीं न कहीं एंगल्स का वो कथन भी यहाँ लेकर के आते हैं कि विवाह एक कानूनी वेश्यावृत्ति के अलावा कुछ भी नहीं है। और फिर मार्क्स का यह कथन और भी उभर करके आता है कि औरत दोहरा सर्वहारा है। गंगी के अनुभवों से ये पूरी की पूरी बात है, ये कितना मेल खाती है। ठाकुर का कुआं में हरिजन समस्या के साथ मजदूरी और सामंती और समाज में औरत की जो सामान्य दशा है, उस दशा पर प्रेमचंद ने मौलिक सवाल खड़े किए हैं। ये वस्तुपरक सवाल गंगी के मनोजगत में उस समय उठते हैं जब पूरे और सच्चे अर्थों में ग्राम्य व्यवस्था के शासकों के खोखले, कागजी और निर्जीव चरित्र वो समझ चुकी होती हैं, किंतु वर्ग चेतना के आधार पर संगठित किसी एक संघ के अभाव में ये सारे के सारे लोग भयभीत हैं। कहानी का चरम बिंदु इसी तथ्य को रेखांकित करता है। अभी गंगी कुएं से पानी खींची रही थी कि किसी की खांसी सुनकर मारे डर के उसके हाथ से रस्सी छूट गई, और घड़े सहित वो रस्सी कुएं के पेट में समा जाती है। जब वह खाली हाथ भाग कर घर आती है तब देखती है कि उसका पति वही मैला गंदला पानी पी रहा है। स्वतंत्रता के बाद भारत में अछूतोद्वार, मजदूर, स्त्री के सामाजिक दमन और दलितों के उत्पीड़न की समस्या हल होने की संभावना आज भी हमें नजर नहीं आती। बाबा साहब अम्बेडकर नवबौद्ध धर्म के प्रचार के लिए आगे आते हैं। अंग्रेजों की बनाई प्रशासनिक मशीन आज़ादी के दूसरे दिन जन प्रेमी कैसे हो जाती, ये सवाल बखूबी आज भी हमारे सामने खड़े हैं। उसके शीर्ष पर बैठे बड़े बड़े घरानों के अफसर दलितों से एक ही दिन में किस तरीके से प्रेम करने लगे जाते हैं, और इसी कारण फिर मंडल कमीशन आता है और सामाजिक न्याय के लिए सामाजिक संघर्ष का छिड़ना और उसका उद्घोषित होना दलितों की चेतना को यहाँ अग्रसर तो करता है। लेकिन आज़ादी के बाद के यदि हम आंकड़े उठा करके देखें तो स्थितियाँ आज भी नहीं बदली है। 1921 में लिखी गई ये कहानी आज भी इस देश के गाँव में चरितार्थ होती हुई हमें दिखाई देती है, और वे लोग आज भी प्रशासन पर उसी तरीके से सर्वत्र विराजमान है जो गंगी और जोखू को अपने कुएं से एक लोटा पानी तक नहीं लेने देते, जिनका अनुभव गंगी को इस रूप में हुआ था कि गंगी झुकी कि घड़े को पकड़कर जगत पर रखे कि एकाएक ठाकुर साहब के घर का दरवाजा खुल गया। शेर का मुंह भी इससे अधिक भयानक न होता होगा। निश्चय ही गंगी के अनुभव उसकी वर्तमान संतानों के भी अनुभव है, किंतु वे संतानें मंडल प्रभा के आलोक में सामाजिक न्याय की मशाल लेकर कागजी शेर को घेर रही है, और ठाकुर का कुआं इसी दिशा में संकेत करती एक भविष्यवाणी है, सामाजिक न्याय की मांग करती एक भविष्यवाणी है। आज दलित साहित्य के परिप्रेक्ष्य में भले ही प्रेमचंद और उनकी इन कहानियों पर कितने ही सवाल खड़े किए जाए, चाहे वो ठाकुर का कुआं हो, चाहे सदगति हो, और चाहे कफन कहानी के घीसू और माधव हो, लेकिन 1921 के आसपास जब
चारों ओर दलित चेतना का स्वर बुलंद हो रहा था। जब बाबा साहब का जो संदेश है वो संदेश घर घर पहुंच रहा था, ऐसे समय में प्रेमचंद इन कहानियों को लेकर के आए और ये कहानियाँ दलित विमर्श की जो स्वानुभूति शाखा है उस शाखा के अंतर्गत इनको हम रख सकते हैं। तो एक तरीके से सामाजिक न्याय की मांग करते ठाकुर की का कुआं कहानी एक प्रभावशाली कहानी है। धन्यवाद।